हाँ जी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद इवारा। आज हम क्या पढ़ेंगे? हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था? हमने बिहेवियरल एनालिसिस से पहले का पूरा चैप्टर पढ़ लिया था, चैप्टर सेकंड सेल्फ एंड पर्सनालिटी। बहुत अच्छे से आपको चीजें एक्सप्लेन कर दी गई थी, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे लास्ट वीडियो को देख लीजिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर भी कोई डाउट रह जा रहा है तो डू लेट मी नो, या तो कमेंट सेक्शन में या तो हमारा जो इंस्टाग्राम पेज है दैट इज ivara1017, आप उस पर मेरे को टेक्स्ट कर सकते हैं एंड आई लेट यू नो। उसमें तो मैं वॉइस नोट से समझा दूंगी तो वो ज्यादा सही रहेगा। तो आप इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लीजिए, वो ज्यादा सही रहेगा, वहां पे नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे अभी थोड़े दिनों में। तो यही है आज का। अगर हम देखें तो आज हम कहाँ से शुरू करेंगे? बिहेवियरल एनालिसिस से शुरू करेंगे। तो बिना देरी करते हुए लेट्स स्टार्ट इट। A person's behavior in a variety of situations can provide us with meaningful information about his or her personality. G. Observation of behavior serves as the basis of behavioral analysis. And an observer's report may contain data obtained from ऑब्जर्वेशन, रेटिंग्स, नॉमिनेशन, सिचुएशनल टेस्ट। ये क्या है? ये सब कुछ एक बिहेवियरल एनालिसिस के मीडियम्स हैं, ठीक है। इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, रेटिंग्स, नॉमिनेशन, सिचुएशनल टेस्ट। हम इनको इंडिविजुअली पढ़ेंगे कि ये होते क्या है। अभी तो हमें नाम दे दिया कि इंटरव्यू है, ऑब्जर्वेशन है, रेटिंग्स है, नॉमिनेशन है, सिचुएशनल टेस्ट है, बट अभी हम इनको इन डेप्थ भी पढ़ेंगे कि एक्चुअली होता क्या है, इससे कैसे बिहेवियर एनालाइज होता है, कैसे ये बिहेवियरल एनालिसिस की टेक्निक है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंटरव्यू। इंटरव्यू आपने सुना होगा, बहुत बार सुना होगा कि अरे आज यार मैं इंटरव्यू देने गया एंड इट वेंट क्वाइट गुड, आई थिंक आई विल गेट द जॉब, ठीक है। तो आपने कहा अच्छा अच्छा अच्छा। तो अब जो इंसान ने बोला कि मेरा इंटरव्यू हुआ, आई गिव एन इंटरव्यू, तो आपने क्या समझा कि क्या इंटरव्यू दिया होगा, क्या हुआ होगा उसके साथ? आपके दिमाग में ऐसा थॉट आया होगा कि एक पैनल बैठा होगा जो आपको लाइक कंपनी में रिक्रूट करने के लिए आया होगा और आपसे क्वेश्चंस पूछे गए होंगे, ठीक है। वन ऑन वन बेसिस पे पूछे गए। एक इंसान आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, फिर सारे ही पूछ रहे हैं, तो एक ही इंसान आया हो जो आपका इंटरव्यू ले रहा है। आपका एक्चुअली इंटरव्यू अगर कहा जाए ना तो 12th में भी होगा, काइंड ऑफ एन इंटरव्यू। लाइक इंग्लिश में जब आपके प्रैक्टिकल होंगे बोर्ड्स में सो इंग्लिश में जब आपके प्रैक्टिकल होंगे बोर्ड्स के, तो जो एक्सटर्नल आएंगी या फिर जो आपके स्कूल की टीचर हैं, जो आपसे किस बेसिस पे आपके मार्क्स लगेंगे, किस बेसिस पे आपके प्रैक्टिकल पे 12 लगेंगे, तो आपका एक इंटरव्यू होगा। लाइक मेरे स्कूल में ऐसा हुआ था कि हमें एक टॉपिक दे दिया गया था, टॉपिक के बाद हमें उसके पे स्पीच तो देनी थी, बट हमने वो क्यों लिखा, क्या थॉट प्रोसेस था उसके पीछे, वो सब कुछ हमसे पूछा गया था। तो हमारा लाइक इंस्पेक्शन टाइप का हो रहा था, ठीक है। वो इंटरव्यू कर रहे थे हमसे कि वन ऑन वन बेसिस पे क्वेश्चन पूछ रहे थे, ठीक है। या फिर आपने स्कूल काउंसिल की लाइक हेड गर्ल, हेड बॉय की पोजीशंस के लिए आपने इंटरव्यूज दिए होंगे, उसमें आपसे क्या पूछा? आपके एक्सपीरियंसेस के बारे में पूछा होगा एंड लाइक व्हाई डू यू वांट टू बिकम लाइक काउंसिल मेंबर, ये पूछा होगा, ये सब पूछा था। यही होता है इंटरव्यू, वन ऑन वन बेसिस पे, ठीक है। ये अब हम इसको एक फॉर्मल भाषा में पढ़ लेते हैं। सो क्या लिखा है? फर्स्ट, इंटरव्यू। ओके जी, लेट्स सी। इंटरव्यू इज अ कॉमनली यूज मेथड फॉर असेसिंग पर्सनैलिटी। जी, असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी का एक मेथड है विच इज लाइक वेरी कॉमन, ठीक है। एक तो सबसे पहले तो जॉब इंटरव्यूज होते हैं, या फिर लाइक स्कूल में भी इंटरव्यूज होते हैं, जैसे मैंने आपको काउंसिल मीटिंग्स के या फिर काउंसिल पोजिशन के इंटरव्यूज बताए, वही सब, ठीक है। This involves taking person being assessed and asking specific question. This involves talking to the person, being assessed, मतलब जो असेस हो रहा है उससे आप बातें कर रहे हो एंड उससे आप स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ रहे हो। किस चीज के स्पेसिफिक, किस चीज के रिगार्डिंग, जिस चीज का इंटरव्यू हो रहा है। जैसे काउंसिल में आपसे पूछा जाएगा व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ काउंसिल मेंबर, आप बताओगे बिकॉज आई वांट टू इंश्योर डिसिप्लिन, आप ये सब चीजें बताओगे। तो ये आपसे टॉपिक स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ना, यही होगा। ये नहीं कि आप काउंसिल का इंटरव्यू देने गए, वो आपसे कुछ और ही पूछ रहे हैं कि ओ घर पे हालचाल कैसे हैं, या लाइक कुछ भी लाइक इररेलेवेंट क्वेश्चन नहीं, सिचुएशन स्पेसिफिक, टॉपिक स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, वो हो गया इंटरव्यू हमारा, ओके।
डायग्नोस्टिक इंटरव्यूइंग जनरली इन्वॉल्व्स इन डेप्थ इंटरव्यूइंग। डायग्नोस्टिक इंटरव्यूइंग क्या होता है, आपको अलग वर्ड लग रहा होगा, बट डायग्नोस्टिक इंटरव्यूइंग क्या होता है, जब आप पर्सनैलिटी असेस कर रहे हो तो कुछ डायग्नोस्टिक कर रहे हो, डायग्नोस कर रहे हो चीजें, तो वो जो है उसमें जायज सी बात है कि आपको बहुत ज्यादा इन डेप्थ इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, तो इन डेप्थ इंफॉर्मेशन ही लोगे ना आप। In-depth interviewing which seeks to go beyond the replies given by the person. Interviews may be structured or unstructured depending on the purpose or the goal of assessment. In unstructured interviews क्या है हमारे, दो टाइप के हो सकते हैं, structured, this is what, unstructured, ठीक है, structured and unstructured। तो unstructured में क्या है हम वो पढ़ेंगे पहले। The interviewer seeks to develop an impression about a person by asking a number of questions. The way a person presents himself or herself and answer the question are enough and answer the question carries enough potential to reveal about his or her personality। ठीक है जी, इसमें ऐसा नहीं है कि कोई सेट ऑफ प्रोसीजर है। अनस्ट्रक्चर्ड जो इंटरव्यूज है उसमें ऐसा नहीं है कि कोई सेट ऑफ प्रोसीजर है कि अच्छा इसके बाद ये स्टेप होगा, उसके बाद ये होगा, ऐसा नहीं है। अनस्ट्रक्चर्ड है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है किस बेस, कैसे वो इंसान जिससे आप इंटरव्यू ले रहे हो या जो भी असेस हो रहा है वो कैसे आंसर देता है, उस बेसिस पे उसको मार्क्स मिलेंगे या फिर ग्रेडिंग मिलेगी, जो भी मिलेगा। तो ये चीज हो गई हमारी, जिस इंसान से वो मतलब इंप्रेशन जो है, इंटरव्यू जो है उसका जो इंप्रेशन होता है वो नंबर ऑफ क्वेश्चन से होता है, और जिस तरीके से इंसान अपने आप को प्रेजेंट करता है उस बेसिस पे आपको इनफ पोटेंशियल है नहीं है वो सब बताया जाता है। अब डिफरेंस कहाँ हमें देखना है कि स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज में ऐसा क्या होता है जो वो अनस्ट्रक्चर्ड से अलग है। तो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज हम पहले देखेंगे हैं क्या। दे एड्रेस वेरी स्पेसिफिक, स्ट्रक्चर्ड है ना, स्ट्रक्चर्ड है तो वो लोग एक स्पेसिफिक चीज को एड्रेस करेंगे, उनका एक सेट ऑफ प्रोसीजर होगा, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चीजें होंगी, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड वे में एड्रेस करेंगे, स्पेसिफिकली एड्रेस करेंगे, ठीक है। दिस इज ऑफन डन टू मेक ऑब्जेक्टिव कंपैरिजन ऑफ पर्सन बीइंग इंटरव्यूड। यूजिंग रेटिंग स्केल्स में फर्दर एनहांस द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ इवैल्यूएशन। ठीक है जी, ओके। नाउ हमने बिहेवियरल एनालिसिस का एक चीज तो हमने खत्म ही कर दी, इंटरव्यू हमने खत्म कर दिया, अब इसकी बात छोड़िए। इंटरव्यू हमने खत्म कर दिया, अब इसकी बात छोड़िए। अब हमारा है ऑब्जर्वेशन, रेटिंग्स, नॉमिनेशन एंड सिचुएशनल टेस्ट। इंटरव्यू खत्म, ऑब्जर्वेशन अब हम पढ़ेंगे। जी बिल्कुल पढ़ते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या होता है? ऑब्जर्वेशन पहले ये बताओ। ऐसा तो है नहीं आपने जिंदगी में कभी कुछ ऑब्जर्व करा ना हो, अपने सराउंडिंग्स में कुछ ऑब्जर्व ना करा हो, या आपने अपनी क्लास में बैठे बैठे कुछ ऑब्जर्व ना करा हो। दिस इज लाइक नॉट पॉसिबल, ठीक है। सब ऑब्जर्व करते हैं, हम सब एक सोशल बीइंग है, हम सब कुछ अपने एनवायरनमेंट का ऑब्जर्व करते हैं, फिर हम खुद को भी ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन क्या होता है? कभी कभी आप किसी चीज से, यहाँ पे कुछ लड़ाई हो रही है, ठीक है, यहाँ पे कुछ लड़ाई हो रही है, पब्लिक कोई लड़ाई हो रही है, एंड यू आर स्टैंडिंग हियर, और आप वहां पे खड़े होके देखते हो, आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है ना, आप उस चीज के पार्टिसिपेंट हो, आप बस वहां पे खड़े होके देख रहे हो कि यहाँ पे हो क्या रहा है। आपने देखा क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, आपने अपने माइंड में लगाने का, आपने थोड़ा सा इसको इंटरप्रेट करने के लिए चाहा कि हो क्या रहा है। सो आप देख रहे हो कोई किसी को मारा, तो ये लाइक कि अरे लड़ाई हो रही है। उसके बाद आप देख रहे हो कोई हेल्प नहीं कर रहा है, उसके बाद आपने कोई प्लान ऑफ एक्शन बनाया कि अच्छा आई हैव टू हेल्प, मैं पुलिस को कॉल करता हूँ। आपने पुलिस को कॉल करा एंड थिंग्स गेट बेटर, ठीक है, और आप अपने काम पे निकल गए, वो अपने काम पे निकल गए, ये सब चीजें हो गई। तो यही है ऑब्जर्वेशन, ऐसे कुछ भी चीजें इंटरप्रेट करने में या फिर पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन बताने में हेल्प करती है। और इसमें जो ऑब्जर्वेशन है वो पर्सनैलिटी को एसेस करने में पता लगाएगी हमें, ठीक है। ओके तो पढ़ते हैं। वैसे हमने ये 11th में भी पढ़ा है, आपको याद होगा, असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी में लाइक ऐसे था। पहले तो हमने ऑब्जर्वेशन के टाइप्स पढ़े थे, कुछ पार्टिसिपेंट, नॉन पार्टिसिपेंट, है ना, ये सब चीजें थी। तो हम पढ़ेंगे अभी 12th में क्या है, जब हमें पर्सनालिटी को एसेस करना है तब ऑब्जर्वेशन कहाँ काम आ रहा है। Behavioral observation is another method which is very commonly used for assessment of personality. Although all of us watch people and form impressions about their personality. हाँ observation ये भी है, जैसे you know it well कि आपकी क्लास में कुछ बच्चे होंगे, आपको उनको देख के थोड़ा सा you must feel annoyed, ठीक है, you must have been feeling annoyed from them for like starting of the session आपको बहुत annoying लगते होंगे वो लोग, ठीक है। तो क्यों लगते हैं? आपने उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करा, आपने एक अनोइंग पैटर्न ऑब्जर्व करा,
आपने कुछ देखा कि अरे दे आर वेरी अनोइंग, मेरे को नहीं बात करनी है, सुनते नहीं है बात, आपने उनको अपने फ्रेंड से बदतमीजी करते हुए देखी, तो आपने लगा कि अरे अपने फ्रेंड से बदतमीजी कर रहे हैं तो मेरे से भी करेंगे, ठीक है, ऑब्जर्वेशन, और ऑब्जर्व करा, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में लगाया और मेरे से भी करेंगे, क्या है वो ये चीज हो गई कि आपने उसका बिहेवियर प्रिडिक्ट करा, ठीक है, पर्सनैलिटी को एसेस करके उसका बिहेवियर प्रिडिक्ट करा, ठीक है जी, ओके। Behavioral observation is another, okay, although all of watch, okay, form impressions. Use of observation for personality assessment is a sophisticated procedure that cannot be carried out by untrained people. Untrained people, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है, आपके इंप्रेशंस हमेशा गलत रहे। आपने जब, जैसे कि आपने देखा कि वो अपने फ्रेंड से बदतमीजी कर रहा है, तो आपने ये प्रिडिक्शन लगा लिया कि मेरे से भी बदतमीजी करेगा, बट यू डोंट नो कि उस फ्रेंड के साथ उसका क्या इक्वेशन रहा या क्या चीज हुई जिसकी वजह से, या फिर अभी क्या सिचुएशनल फैक्टर्स थे जिसकी वजह से उसने उससे बदतमीजी करी, एंड क्या उसने उससे सॉरी बोला या ना बोला। आपने तो बस देखा बदतमीजी करी, उसके पीछे आपको नहीं पता, आपको उसके पीछे की चीजें नहीं पता, आपको नहीं पता कि अच्छा इफ दैट पर्सन एक्चुअली फेल्ट गिल्टी फॉर इट, एक्चुअली फेल्ट गिल्टी फॉर देयर बिहेवियर, उसने सॉरी बोला या नहीं बोला, वो सब चीजें आपको नहीं पता। तो आपका जो इंप्रेशन है कि ये बेकार इंसान है, वो हो गया गलत, ओके। तो ये अनट्रेन लोग नहीं पता लगा सकते, इसके लिए भी एक्सटेंसिव ट्रेनिंग चाहिए, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। आपने कहा कि वो इंसान हमेशा एग्रेसिव रहता है एक पर्टिकुलर इंसान के साथ, या फिर वो इंसान अपना काम कभी पूरा नहीं करता है किसी एक सब्जेक्ट का, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक सब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट एक्स, ठीक है, तो वो इंसान सब्जेक्ट एक्स का काम पूरा नहीं करता, बट आपने ये एप्रीहेंशन, आपने ये लाइक प्रिडिक्शन लगा लिया कि ये एक्स सब्जेक्ट का काम पूरा नहीं करता, तो ये साइकोलॉजी का भी काम पूरा नहीं करेगा। तो आपने ऑब्जर्व करा और आपने एक प्रिडिक्शन लगा लिया उसकी पर्सनैलिटी के बारे में कि ये काम ही नहीं करता है, बट यू डोंट नो, आप गलत हो सकते हो, क्या पता वो साइकोलॉजी का काम करता हो, क्या पता साइकोलॉजी का काम करता है, बहुत सारी चीजों में, जजमेंट में, ऑब्जर्वेशन के थ्रू जजमेंट में गलत हो सकते हो, ठीक है, क्योंकि यू आर नॉट दैट ट्रेन्ड, यू आर नॉट रिगरसली ट्रेन्ड, ठीक है, आपको इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन या फिर एक एक्सटेंसिव ट्रेनिंग है नहीं उस चीज की। तो अनट्रेन्ड लोगों का ये काम नहीं होता, बिकॉज इसकी बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव एंड कॉम्प्लेक्स इंटरप्रिटेशंस निकल सकती हैं, जो कि एक वेल ट्रेन्ड साइकोलॉजिस्ट या वेल ट्रेन्ड ऑब्जर्वर ही पता लगा पाएगा, ठीक है। It requires careful training of the observer and a fairly detailed guideline about analysis of behavior in order to assess the personality of a given person. For example, a clinical psychologist may like to observe his or her client's interaction with family members and home visitors. With carefully designed observation, the clinical psychologist may gain considerable insight into client's personality. Okay, like a clinical psychologist जो है वो किसी साइकोलॉजिकल डिजीज से अपने क्लाइंट को डायग्नोस करना चाह रही है, डायग्नोस करना नहीं मतलब कुछ हुई है और उसको डायग्नोस करना है, वो देखेगी सबसे पहले तो वो क्लोज बिहेवियर देखेगी, उसका फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ कैसा बिहेवियर हो रखा है, जो उससे क्लोज है उससे कैसा बिहेवियर हो रखा है, उसके बाद उसको अगर बिहेवियरल पैटर्न में कुछ अजीब दिखेगा तभी तो वो डायग्नोस कर पाएंगे ना, ठीक है। तो ये कैसे हुआ, ये ऑब्जर्वेशन के थ्रू हुआ, और ऑब्जर्वेशन के थ्रू ये कैसे पॉसिबल हुआ, इतना एक्यूरेट कैसे निकला, बिकॉज साइकोलॉजिस्ट की बहुत ट्रेनिंग रही है, ठीक है, वो वेल ट्रेन्ड है, ठीक है, अनट्रेन्ड नहीं है, अनट्रेन्ड होते तो इतने अच्छे से नहीं पता चलता। और फिर डायग्नोस हुई चीजें और उसके बाद पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन निकला और उसके बाद ट्रीटमेंट हो गया। In spite of their frequent and widespread use, observation and interview methods are characterized by the following limitations. इंटरव्यू हमने पढ़ लिया, हमने इंटरव्यू पढ़ लिया, हमने ऑब्जर्वेशन पढ़ लिया। इंटरव्यू क्या था, वन बेसिस पे इंफॉर्मेशन सीख करना, ठीक है, किसमें काम आता था, जॉब इंटरव्यूज में काम आ जाता था, स्कूल काउंसिल के सिलेक्शन में काम आ जाता था। हमने क्या पढ़ा, दूसरा ऑब्जर्वेशन मेथड पढ़ा। हमने ऑब्जर्वेशन मेथड कैसे पढ़ा, जैसे कि कोई साइकोलॉजिस्ट है, उसे कुछ अपने क्लाइंट को डायग्नोस करना है या उसका बिहेवियर ऑब्जर्व करके कुछ पता लगाना है क्या कोई प्रॉब्लम है, क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऑब्जर्वेशन मेथड वहां काम आ गया। और ऑब्जर्वेशन मेथड कब सही होगा, जब ट्रेनिंग अच्छी होगी, ठीक है, ओके। लेकिन अच्छे मेथड है, ठीक है, बहुत अच्छे मेथड है, बट क्या इनके कोई लिमिटेशंस नहीं है, लिमिटेशंस नहीं है क्या इनके, कोई, हर चीज की कोई ना कोई लिमिटेशंस होती है, कोई ना कोई ड्रॉबैक रह जाता है, कुछ भी चीज एब्सोल्युटली ट्रू नहीं हो सकती। इट जस्ट डिपेंड्स कि कितनी डिग्री तक आप सही हो, बट आप लाइक एब्सोल्युटली कभी सही नहीं हो सकते, 100% कभी नहीं, हाँ 90%, 95%, 98% और 80%, एनीथिंग बट नॉट 100%, नेवर 100%, ठीक है। लिमिटेशंस, फर्स्ट इज
professional training required for collection of useful data through these methods is quite demanding and time consuming. Time consuming and quite demanding. प्रोफेशनल ट्रेनिंग जो है उसमें टाइम तो लगेगा ही ना, कितना ज्यादा टाइम लगेगा, और जब आप वेल ट्रेंड होगे तभी ये एप्लीकेबल हो पाएगा, ठीक है, तभी ये वैलिड रह पाएगा. तो ये चीज है. फिर है हमारा मेच्योरिटी ऑफ द साइकोलॉजिस्ट इज प्री कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग वैलिड डेटा थ्रू दीज टेक्निक्स. यस, वेरी इंपॉर्टेंट. Third, mere presence of observer may contaminate the results as strangers. The observer may influence the behavior of the person being observed and does not obtain good data. ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा था social desirability. तो social desirability के चक्कर में इंसान अपना बिहेवियर उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग या फिर किसी ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग मोल्ड कर लेगा, तो हमें एक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं पता चल पाएगी ना. हमें तो लाइक वो मैनिपुलेटेड बिहेवियर हम स्टडी कर रहे हैं, फिर तो एक्चुअल रिजल्ट तो हमें नहीं पता, क्योंकि इंसान ने जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसने अपना बिहेवियर चेंज कर लिया, थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लिया अपना बिहेवियर. ठीक है. अब है हमारी बिहेवियरल रेटिंग्स. बिहेवियरल रेटिंग्स क्या होती हैं? बिहेवियरल रेटिंग्स आर फ्रीक्वेंटली यूज for assessment of personality in educational and industrial setting. Okay, educational and industrial setting. Behavioral ratings are generally taken from people who know the assessee immediately and have interacted with him or her over a period of time or have had chance to observe him or her. ठीक है, ये क्या होता है? जो असेस हो रहा है ना उसको आप अच्छे से जानते हो, एंड हैव इंटरेक्टेड, आपने उनसे इंटरेक्ट करा है कुछ एक टाइम पीरियड के, यानी कि आप अभी अभी मिले हो, आपने कुछ टाइम पीरियड के साथ साथ इंटरेक्ट करा है, and they attempt to put individual into certain categories in terms of their behavioral qualities. ठीक है जी, आपने ऑब्जर्व कर लिया, अब इनको certain categories में डालेंगे. किस बेसिस पे? उनके behavioral qualities के बेसिस पे. ओके. The categories may involve different number of descriptive terms. It has been found that use of numbers or general descriptive adjectives in rating scales always creates confusion for the rater. Okay, ये थोड़ा सा इसका drawback type. In order to use ratings effectively, the traits should be clearly defined in terms of carefully stated behavioral anchors. ठीक है, ये ड्रॉबैक रह जाता है, इस वजह से इसका जो सॉल्यूशन दिया है, in order to use ratings effectively, the traits should be clearly defined in terms of carefully stated behavior anchors. Okay, okay. The method of rating suffers from major limitations. चलो, जैसे हमें पहले वाले में limitations हमें बाद में बताई थी, इसमें हमने limitations पहले ही बता दी हैं. ठीक है, हमने limitations का वैसे हमने solution भी देख लिया limitations का, कि limitations का क्या solution रहना चाहिए, जो कि limitations का जो solution है वो हमारा है कि the traits should be clearly defined in terms of carefully stated behavioral anchors. Okay, but अब हम लाइक अच्छे से पढ़ लेते हैं, in depth पढ़ लेते हैं. The method of rating suffers from following major limitations. कौन सी major limitation से ये method of rating इफेक्ट हो रहा है? method of rating किस limitation से इफेक्ट हो रहा है हम पढ़ेंगे. चलिए पढ़ते हैं. First, raters often display certain biases. Okay, biases that color their judgments of different traits. ठीक है जी, जो रेट कर रहा है उसके कुछ पर्सनल बायस भी रहे होंगे ना, कुछ पर्सनल बायस रहे होंगे, और उसकी वजह से वो अपने जजमेंट को थोड़ा सा से लाइक वो क्लियर नहीं होगा, जजमेंट में थोड़ा सा बायस्ड होगा किसी एक के प्रति. ठीक है, मतलब अपने ओपिनियन के प्रति थोड़ा सा बायस्ड होगा. फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ अस आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय अ सिंगल फेवरेबल or unfavorable trait. This often forms the basis of raters' overall judgment of a person. This tendency is known as halo effect. Okay. इसका example, let me just think about it. इसका example क्या रहेगा? For example, there's a fellow classmate of yours, ठीक है? वो इंसान पढ़ाई में वो इंसान पढ़ाई में बहुत अच्छा है, वो इंसान एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा अच्छा है, वो स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा है, वो राइटिंग में भी बहुत अच्छा है, वो बहुत क्रिएटिव भी है, सब कुछ अच्छा है. बट वो जो इंसान है वो बहुत ज्यादा कनिंग है, बहुत ज्यादा कनिंग. ठीक है, बहुत ज्यादा कनिंग है, उसमें हमेशा जेलसी रहती है और हमेशा कनिंगनेस रहती है, किसी के लिए भी एम्पैथी नहीं है, या फिर कोई भी वार्म फीलिंग्स किसी के लिए भी नहीं है, बस अपने लिए सेल्फ सेंटर्ड है वो बहुत ज्यादा, ये चीज है. तो
आपका जो ओपिनियन है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपका जो ओपिनियन है उसके जो वो अनफेवरेबल जो ये उसकी क्वालिटीज है ना, कि वो बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड है, ठीक है, ऑब्सेस्ड सेल्फ ऑब्सेस्ड क्या मतलब, बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड है, सेल्फिश है, और लाइक दे लैक एम्पैथी, ठीक है, दे लैक लव फॉर अदर्स, ठीक है, ये सब। तो आपको जो उसके ये वाले इफेक्ट है ना, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स वाले, वो आपको ज्यादा इफेक्ट कर जाएंगे शायद। और आप उसकी जो बाकी की अच्छी क्वालिटीज हैं, जैसे कि पढ़ाई में अच्छा है, स्पोर्ट्स में अच्छा है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में अच्छा है, ये सब चीजें आप इसको ओवरलुक कर दोगे। उसकी जो अनफेवरेबल ट्रेट्स हैं आप उसी पे फोकस करोगे, और आप उस इंसान को पसंद नहीं करोगे। ये मैंने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बताई, आप उस इंसान को फिर पसंद नहीं करोगे, ठीक है। या फिर आप ये भी कर सकते हो कि उसकी कोई सिंगल ट्रेड की अच्छा वो पढ़ाई में अच्छा है, इस वजह से आप बाकी सारी ट्रेड्स भूल गए एंड आप उसको पूरा ही पसंद करने लगे कि नहीं पढ़ाई में अच्छा है तो इंसान ही अच्छा है, फिर वो जो ये बदतमीजी कर रहा है बाकियों से आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो यही है कि किसी एक सिंगल फेवरेबल या फिर अनफेवरेबल ट्रेड से आप बहुत ही ज्यादा इफेक्ट हो जाते हो। और ये इफेक्ट का जो फिनोमिनन है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है हैलो इफेक्ट। हैलो इफेक्ट क्या होता है, दोबारा रिपीट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी इंसान के सिंगल फेवरेबल या फिर अनफेवरेबल ट्रेड से इम्पैक्ट हो जाते हो, इन्फ्लुएंस हो जाते हो, जिसकी वजह से आपका उसका जो ओवरऑल जजमेंट है वो इफेक्ट हो जाता है, ठीक है। ओके, अब है हमारा सेकंड लिमिटेशन, हम देखेंगे, ठीक है। Raters have a tendency to place individuals either in the middle of the scale by avoiding extreme position or in the extreme positions called extreme response bias by avoiding middle categories on a scale, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे सर्वे लिया जा रहा है कि 1 2 3, ओके, let me just write it, okay. ठीक है, हमने एक इंसान, कौन है वो इंसान, एनीवन, लेट्स टेक एक्स, ठीक है। एक्स इंसान है, हमें इसके बारे में आपसे ओपिनियन पूछना है, ठीक है। आप उसके क्लासमेट हो, आपसे इसके बारे में ओपिनियन पूछना है, ठीक है, एक्स के बारे में। एक्स जो है, हम आपसे पूछेंगे एक्स कैसा इंसान है। तो ये बहुत ही कॉमन है कि आधे लोग कोई जजमेंट ही नहीं देना चाहेंगे, पहली बात तो वो मिडिल कैटेगरी चूज कर लेंगे। इस मिडिल कैटेगरी को क्या बोलते हैं हम, मिडिल कैटेगरी बायस, क्योंकि वो एक्सट्रीम पोजीशंस पे जाने से बच रहे हैं कि वर्स्ट है या बेस्ट है, इस चीज से जाने से बच रहे हैं। इस चीज से भी क्या है, फिर वो कोई भी जजमेंट देने से बच रहे हैं, इसलिए उन्होंने मिडिल कैटेगरी चूज करी। तो ये क्या हो गया हमारा, जिन्होंने बोला कि एक्स ओके है, तो ये उनका मिडिल कैटेगरी बायस दिखा रहा है, ठीक है। अब यहीं पे अब किसी इंसान ने, उसको बहुत ज्यादा पर्सनल बायस था उससे कि मुझे ये इंसान पसंद नहीं है, उसको राइवलरी थी, उसने चूज करा वर्स्ट, खराब, एकदम खराब, बिल्कुल ही अच्छा इंसान नहीं है। और किसी की उससे बहुत अच्छी दोस्ती थी, उसने चूज करा कि बेस्ट इंसान, इससे बढ़िया इंसान है ही नहीं। तो जिन्होंने भी ये वर्स्ट और बेस्ट चूज करा विदाउट अ प्रॉपर थॉट, विदाउट गिविंग इट अ प्रॉपर थॉट कि एक्चुअल में क्या वो बेस्ट है या फिर एक्चुअल में क्या वो वर्स्ट है, तो विदाउट इवन गिविंग अ प्रॉपर थॉट टू इट, जिन्होंने बस चूज कर लिया कि हाँ मेरा दोस्त है और बिना किसी जजमेंट के बस वर्स्ट या फिर बेस्ट बोल दिया, तो ये क्या है, एक्सट्रीम रिस्पॉन्स बायस, ठीक है जी, एक्सट्रीम रिस्पॉन्स बायस है ये, ओके। अब
लोग बैड या फिर गुड भी तो चूज कर सकते थे, लेकिन ये बैड और गुड कब चूज करेंगे? एकदम प्रॉपर उसका एनालाइज करने के बाद, मन में ही खुद का एनालाइज कर दिया आपने कि हाँ इसका बिहेवियर इसमें तो सही है, इस एस्पेक्ट में भी ये बंदा अच्छा है, इस एस्पेक्ट में भी ये इंसान अच्छा है, तो आई थिंक ये इंसान बेस्ट है। अगर ये सब सोच के करते तब बेस्ट है, तब ओके, या फिर ये सब सोच के आपने गुड लिखा तब ओके, लेकिन आपने बिना कुछ सोचे, ज्यादा थॉट दिया, बिना थॉट प्रोसेस को यूज करे आपने बेस्ट लिख दिया, वो एक्सट्रीम रिस्पॉन्स बायस हो गया। ठीक है, यही था। हमें हमने यहाँ पे मिडिल कैटेगरी बायस पढ़ लिया, एक्सट्रीम रिस्पॉन्स बायस पढ़ लिया। अब हम देखेंगे दीज टेंडेंसीज कैन बी ओवरकम बाय प्रोवाइडिंग रेटर्स विद एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग। ठीक है, रेटर्स यानी कि जो रेट कर रहे हैं विद एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग। जो मैंने आपको क्लास की बात बताई है, फिर जो एग्जाम्पल लिया एक्स का, वो जस्ट एक एग्जाम्पल था। यहाँ पे हम बात करेंगे उसकी, साइकोलॉजिस्ट या फिर जो भी रेट कर रहा है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम इस एस्पेक्ट में देखें तो ये जो भी रेटर है ना उसके रिगार्डिंग ये बात हो रही थी। ठीक है, वो मैंने समझाने के लिए एग्जाम्पल लिया था। ओके, तो ये टेंडेंसीज कैसे ओवरकम करी जा सकती हैं? एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग के थ्रू। जी बिल्कुल, लेट्स सी, और किस चीज के साथ? और बाय डेवलपिंग सच स्केल्स इन विच रिस्पॉन्स बायस इज लाइकली टू बी स्मॉल, यानी कि जो, जैसे कि ये 5 स्केल रिस्पॉन्स शीट थी, रिस्पॉन्स या रेटिंग स्केल था। ठीक है, तो ऐसे ही हम लाइक 10 स्केल भी बना सकते हैं। ये ज्यादा बना ली ताकि इंसान को थॉट प्रोसेस देने का मौका मिले और वो ज्यादा प्रॉपर आंसर दे सके। जो उसका थॉट है या फिर जो उसका ऑप्शन है, वो ऑप्शन वहां पे भी अवेलेबल हो जो कि वो चूज कर सके, उसको ना चाहते हुए भी एक्सट्रीम या फिर लाइक मिडल रिस्पॉन्स उसको ना देना पड़े। ठीक है, ये चीज है। तो ज्यादा स्केल्स बढ़ा के कर सकते हैं ताकि जो रिस्पॉन्स का बायस है वो थोड़ा सा स्मॉल रहे। उसके बाद है हमारा नॉमिनेशंस। ओके जी, नॉमिनेशंस क्या है? क्या है नॉमिनेशंस, बताइए। देखेंगे क्या है नॉमिनेशंस। This method is often used in obtaining peer assessment. Okay, it can be used with persons who have been in long-term interaction and who know each other very well. Long-term interaction यानी कि आप उन इंसान के साथ काफी टाइम तक रहे हो, आप उन इंसान के बहुत सारी चीजों के बारे में जानते हो, उसके टेम्पर के बारे में जानते हो, उसके बिहेवियर के बारे में जानते हो, उसके अलग अलग फेजेस के बारे में जानते हो। ठीक है, आप ये सब कुछ जानते हो, और लाइक ऐसा ही नहीं कि बस आप उसके साथ लाइक गुस्से में ही रहे हो या फिर अच्छे टाइम में ही रहे हो, आप उसके साथ बुरे टाइम में भी रहे हो, खुश था तब भी रहे हो, दुखी था तब भी रहे हो। लॉन्ग टर्म जिसमें आपने इंसान के फेजेस देखे हैं, उसके लाइक अगर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट कोई चल रहा है उसके भी फेजेस देखे हैं, वो चीज। तो यू नो दैट पर्सन वेल, जनरली यू नो दैट पर्सन वेल, who know each other very well. In using nomination, each person is asked to choose one or more persons of the group with whom she or he would like to work, study, play or participate in any other activity. Okay? आपको चूज करना है, कोई इंसान को दूसरे इंसान के लिए चूज करना है कि अच्छा मैं इसके साथ खेलना पसंद करूंगा क्योंकि ये अच्छे से खेलता है, ये डिसिप्लिन्ड है। ठीक है, और या फिर मैं इसके साथ पढ़ना चाहूंगा क्योंकि ये लाइक पढ़ाई के मामले में बहुत सीरियस है और टाइम वेस्ट नहीं करेगा, हम फालतू की बातें नहीं करेंगे, हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आप इंसान को जानते हो तभी तो आप ये सब बोल सकते हो। Nominations thus received may be analyzed to understand the personality and behavioral qualities of the person. ठीक है, this technique has been found to be highly dependable, although it may also be affected by the personal biases. आप किसी के बेस्ट फ्रेंड हो, आपसे पूछा गया कि आप किसके साथ खेलोगे, आपने कहा मैं इसके साथ खेलूंगा। आपसे पूछा गया आप पेंटिंग किसके साथ करोगे, इसी के साथ पेंटिंग करूंगा। आप गाना किसके साथ, इसी के साथ गाना गाऊंगा। ठीक है, वो इंसान गाना गाने में अच्छा है भी नहीं। आप लाइक ट्रैवल किसके साथ करना चाहो, इसी के साथ करूंगा। वो इंसान लाइक अच्छी कंपनी का मतलब वो इंसान जल्दी इरिटेट भी हो जाता है, अगर ट्रैवल में कुछ इनकन्वीनियंस हो गया तब भी इरिटेट हो जाएगा, तब भी मैं इसी के साथ जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरा बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है, बेस्ट फ्रेंड है, तो यहाँ पे क्या आ गया, पर्सनल बायस आ गया। ठीक है, तो इससे हमें सामने वाले इंसान की एक्चुअल या प्रॉपर रेटिंग तो नहीं मिल रही है कि अच्छा क्या ये ट्रैवलिंग में कॉम्प्रोमाइज कर लेगा, क्योंकि उसका तो दोस्त है, उसके साथ वो दुखी भी रहे वो तब भी खुश है। ठीक है, उसके साथ वो इनकन्वीनियंस में भी रहे वो तब भी खुश है क्योंकि वो उसका बेस्ट फ्रेंड है। लेकिन क्या इन जनरल अगर कोई भी इंसान है उसके साथ वो खुश रहेगा? नहीं, क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता ट्रैवलिंग में। ठीक है, वो पेंटिंग नहीं कर सकता अच्छी, तो पेंटिंग पार्टनर बना के क्यों लेके जाए? इन जनरल उसके दोस्त के साथ वो जा रहा है, उसका दोस्त उसे बहुत उसे प्यार करता है, तो तभी तो वो उसके दोस्त को कोई मतलब नहीं है कि अच्छा पेंटिंग गलत बनाने, तू बस मेरे साथ रहे। ये चीज होती है, तो पर्सनल बायस आ गया। ठीक है, अब हम देखेंगे, क्या देखेंगे,
सिचुएशनल टेस्ट क्या है? सिचुएशनल टेस्ट। ओके जी, देखते हैं। A variety of situational tests have also been devised for assessment of personality. Most commonly used test of this kind is the situational stress test. अगर आपसे सिचुएशनल टेस्ट के बारे में पूछा गया है, सिचुएशनल स्ट्रेस टेस्ट के बारे में आप जरूर मेंशन करेंगे। ओके, इट प्रोवाइड्स अस with the information about how a person behaves under stressful situations. Situational stress test, ठीक है? Situational stress यानी कि स्ट्रेस की सिचुएशन में इंसान कैसे बिहेव करता है, नाम से ही पता चल रहा है, वेरी इजी। The test requires a person to perform a given task with other person who are instructed to be non-cooperative and interfering. The test involves a kind of role playing. The person is instructed to play a role for which he or she is observed. A verbal report is also obtained on what she was asked to do. The situation may be realistic one or may be created through a video play. Okay. नॉन कोऑपरेटिव और इंटरफेयरिंग इन्वायरमेंट में जहां पे आपको सब बार बार बोलते रहेंगे क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, ये नहीं कर, ये ऐसे कर, ये चीज ऐसे कर, आपके हिसाब से चीजें नहीं चलने देंगे, आपको इंडिपेंडेंटली फंक्शन नहीं करने देंगे, आपको लाइक आपकी फ्री विल को मार डालेंगे कि नहीं मेरे हिसाब से चलेगा। अथॉरिटेरियन लोग होंगे, ठीक है, इंटरफेयरिंग लोग होंगे, ठीक है, हर चीज में बोलते रहेंगे। तो वो क्या हो गया, वो हमारा हो गया काइंड ऑफ रोल प्लेइंग हो गई, एंड वो ये हो गया कि इंसान अब आ गया स्ट्रेस में कि यार इतनी अथॉरिटी तो मैंने कभी झेली नहीं, कि इतनी ज्यादा अथॉरिटी मेरे पे चला रहे हैं कोई लोग, मेरे को इंडिपेंडेंटली फंक्शन करना है, ये बहुत ज्यादा कॉन्स्ट्रेंट डाल रहे हैं मेरे पे। तो इंसान इरिटेट हो जाएगा, स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा। अब वो उस स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में कैसे बिहेव करता है वो होते हैं हमारे सिचुएशनल स्ट्रेस टेस्ट, ठीक है जी। ये रियलिस्टिक भी हो सकते हैं, ये रियलिस्टिक भी हो सकते हैं, और ये वीडियो प्ले के थ्रू भी बनाए जा सकते हैं, ये बताया गया है। एंड अ वर्बल रिपोर्ट इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड ऑन व्हाट ही और शी वाज आस्क्ड टू डू, ठीक है जी। ये सिचुएशनल टेस्ट आएंगे, आपको यही पॉइंट्स मेंशन करने हैं और आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, एंड विद दिस कम ऑन, कांग्रेचुलेशंस, वी आर डन विद आवर सेकंड चैप्टर 2। हमने अपना सेकंड चैप्टर कर लिया, हमने अपना फर्स्ट चैप्टर कर लिया। फर्स्ट चैप्टर सारा मेरे चैनल पे अवेलेबल है। आपको कोई भी डाउट है, डू लेट मी नो ऑन माय इंस्टाग्राम पेज, या फिर आप कमेंट्स में भी बता दीजिए, मैं वहां पे भी रिप्लाई कर दूंगी। इंस्टाग्राम पेज में इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज वहां पे बेटर रहेगा, वहां पे मैं वॉइस नोट से भी आपके डाउट्स क्लियर कर सकूंगी, ठीक है। वहां पे आपको नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है। ये सब चीजें हैं। और सेकंड का भी हमने सारा एक्सप्लेन कर दिया। हाँ जी, हमारी वीडियो जरूर थोड़ी लंबी होंगी, बट ये है कि क्वालिटी के साथ हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते ना, कि क्योंकि अगर कम टाइम में हम बनाएंगे ना तो क्वालिटी भी थोड़ी सी गिरेगी, ये चीज है। हाँ, आपको ईयर के एंड में वन शॉट वीडियोस भी मिल जाएंगी जिसमें हम एक ही बार में पूरा चैप्टर पढ़ा देंगे। इतनी ज्यादा लेंदी वीडियोस नहीं रहेंगी, इतनी बड़ी वीडियोस नहीं रहेंगी, बट वो तब के लिए और वो रिवीजन पर्पस के लिए होती है। और ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है जो कि आपके समझने के लिए है, ठीक है। वन शॉट वीडियोस आई गेट इट, हाँ, एग्जाम से पहले सब वन शॉट वीडियोस ही देखते हैं। वन शॉट वीडियोस जो है वो रिवीजन पर्पस के लिए होगी कि हाँ एक बार चला के देख लिया, अब ये दिमाग में आएगा, ये कल पेपर में लिख देंगे, ये चीज होती है। बट ये तो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियोस है ना, तो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तभी आपको अच्छे से पूरा चैप्टर समझ में आएगा। और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अगर आप इसको रियल लाइफ से भी, थोड़ा सा रियल लाइफ के पर्सपेक्टिव से भी समझ के चलो ना, तो बहुत अच्छे से आप कनेक्ट कर सकोगे। ओके, तो इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, एंड योर सेकंड चैप्टर इज ओवर, सो कांग्रेचुलेशंस। आप लाइक you did a good job कि आप लोग अभी तक बैठे रहे एंड आपने सुने ये चैप्टर्स। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी एंड लाइक थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस चैनल, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद चैप्टर 3 ऑफ साइकोलॉजी। ओके, तब तक के लिए